तो आप सभी जितने भी मेरे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, पता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यह सप्ताह का आखिरी सब्जेक्ट होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर में। तो आप सभी सेकेंड ईयर के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का यह वीडियो नंबर 6 है। ठीक है, कितने हैं? 6th नंबर का ये वीडियो होने वाला है 2024 से 25 के सेशन के लिए। ठीक है, बाकी आप किसी भी सेशन से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। कोई साल बदल जाने से किसी भी सब्जेक्ट का या कुछ भी किसी भी राज्य का सिलेबस नहीं बदल जाता है। ठीक है, सिर्फ पहचान के लिए मैं 24 से 25 दे रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यू बर्न का जो अपगार स्कोर होता है, अपगार स्कोर के बारे में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे इमीडिएट केयर के बारे में। ठीक है ना, यानी बच्चा जन्म लेता है उसके इमीडिएट बाद क्या क्या केयर में देखभाल में करना चाहिए उसको देखेंगे। इमीडिएट केयर, आफ्टर बर्न, आफ्टर बर्थ एंड अपगार स्कोर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अपगार चार्ट के बारे में देखते हैं। तो अपगार चार्ट नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद उसके स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपगार स्कोर इसीलिए बनाया गया, यह एक चार्ट के रूप में होता है। यह जन्म के तुरंत बाद, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए कि बच्चा कैसे जन्म लिया है, तो किस स्थिति में है, इसका आकलन करने के लिए अपगार चार्ट जो है बनाया गया। इसे डॉक्टर वर्जीनिया एपनॉर, ठीक है ना, इसे डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने 1952 में विकसित किया, इसीलिए इसका नाम अपगार पड़ा। यह स्कोर शिशु की 5 महत्वपूर्ण शारीरिक विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है बॉडी में, उसमें से 5 चीज़ों का आकलन करके बताता है अपगार स्कोर कि बच्चा किस कंडीशन में है। ठीक है, तो बेसिकली यही अपगार चार्ट होता है। चलिए इसके चार्ट को हम लोग अच्छे से देखते हैं। ये रहा आपका चार्ट। चार्ट में एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें 3 अंक का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो होता है 0, दूसरा होता है 1 और तीसरा होता है 2। यही 3 अंक का इस्तेमाल जो है किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें मैं बता दूं कि अपगार स्कोर में अधिकतम जो होता है 10 अंक तक मिल सकता है। ये जो भी तीनों इंडिकेटर है इसको ऐड करने पर अधिकतम 10 अंक मिल सकता है, और कम से कम जो है आपको क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर मान गए 5 है, अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो अपगार बना है ये अपगार इंडिकेटर है। जो 5 चीज़ बताया गया है ना कि 5 महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, यही 5 महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। कौन कौन है? A4 होता है अपगार जो है ना, उसी के फुल फॉर्म पर ये चीज़ें बना है। एक का मतलब होता है एक्टिविटी। एक्टिविटी कहने का मतलब होता है सक्रियता, कि बॉडी में मसल्स जो है बच्चा का हाथ पैर कितना ज़्यादा एक्टिव है, तो यह जो है एक्टिव को बताता है, एक्टिविटी को। ठीक है, P पल्स को बताता है कि बच्चा में पल्स जन्म के बाद कैसा है। C ग्रेमेसी रिफ्लेक्स बताता है, यानी यह जो रिफ्लेक्सेज होते हैं बच्चे में, जो प्रतिवर्त होते हैं, यह ग्रीमेस रिफ्लेक्स को बताता है। A एप्रियंस यानी स्किन बॉडी के कलर को बताता है जन्म के बाद, और R बताता है रिस्पायरेशन को कि जन्म के बाद कैसा बच्चा श्वसन कर रहा है। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें याद रखिए। अपगार जो है, अपगार के ही नाम पर इसको फुल फॉर्म भी है। A मतलब एक्टिविटी, P मतलब पल्स, G मतलब ग्रीमेस रिफ्लेक्स, A फॉर एप्रियंस मीन्स कलर का एप्रियंस, R मतलब रिस्पायरेशन यानी श्वसन। ठीक है, अब ये तो हो गया संकेत पाँचों। अब ये पाँचों को जो है आपको 3 अंक 0, 1 और 2 इसमें डिवाइड किया गया। बताया एज फॉर एग्जांपल बताया गया कि अगर बच्चा जन्म लेने के बाद उसका एक्टिव होना, उसका एक्टिविटी सक्रियता अगर बिल्कुल नहीं है तो उसे 0 अंक दिया जाएगा। अगर उसके बॉडी के कुछ पार्ट में सक्रियता है, जैसे हाथ पाँव में कुछ जो है सक्रिय और पूरा बॉडी सक्रिय नहीं है, सिर्फ हाथ पाँव या कुछ हिस्सा सक्रिय है, तो उससे 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा जो है पूर्ण रूप से ठीक है, बिल्कुल हाथ पैर उसका सिर ये सब चल रहा है, एक्टिव है बच्चा, तो वह जो है आपको उससे 2 अंक मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली 0 शून्य माना जाता है जहाँ पे बच्चे में इन 5 में से कोई भी चीज़ जो है एक्टिव नहीं होगा। 1 माना जाता है मध्यम, जो ये 5 जो इंडिकेटर है मध्यम में होगा। 2 माना जाता है सबसे उत्तम, कि ये जो भी एक्टिविटी है बच्चा बिल्कुल इस सब के सब जो है बच्चे में उत्तम तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो यही जो है 0, 1, 2 दिया गया।
और ये पाँचों, जैसे अपगार है ना, मान गए एक्टिविटी में बच्चा बिल्कुल ठीक है तो 2 मिल गया, पल्स में बच्चा जो है मीडियम पल्स है तो 1 मिल गया, ठीक है। उसके बाद मैं ग्रीमेस रिफ्लेक्स के बात करूं तो बच्चा का जो प्रतिवर्त है, ठीक है ना, रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, बच्चा जो रिस्पॉन्स कर रहा है प्रतिवर्त, वह मान गए मध्यम कर रहा है तो 1 मिल गया, ठीक है। एप्रियंस, कलर एप्रियंस, जो बच्चा का जन्म के समय एकदम शरीर ब्लू होना चाहिए तो बिल्कुल ब्लू जो है तो उसको जो है यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। रिस्पायरेशन, मान गए बच्चा में श्वसन की समस्या है, बच्चा के श्वसन बिल्कुल नहीं है तो उस समय उसे क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। तो मान गया ऑक्सीजन नहीं, श्वसन नहीं कर रहा है बिल्कुल तो 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अनुपस्थित जो भी होगा उसे 0 मिलेगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए 2 1 3 1 4 और 2 6, ठीक है, 6 हो गया और 6 में 0 जोड़िएगा तो जो है 6 होगा। तो ये जो है टोटल जो है इसका योग अपगार योग कितना आ गया, ये आ गया 6। मान गए रिस्पायरेशन अगर मध्यम में होता तो यहाँ पर 1 दे देते तो 7 हो जाता है। तो ये चीज़ें होता है, बात समझ गए। इस प्रकार से अपगार स्कोर जो है किया जाता है, ओके ना। अब आप लोग को पता है अपगार स्कोर में अगर मैं बात करूं तो एक्टिविटी, जहां पे मसल स्टोन के बारे में, सक्रियता के बारे में बच्चा का जाना जाता है, अगर यह अनुपस्थित होगा तो 0 मिलेगा, ठीक है। अगर मान गए हाथ पैर या कुछ जो है एक्टिव है, थोड़ा बहुत कोई अंग एक्टिव है तो उसे 1 अंक मिलेगा। अगर बच्चा में पूर्ण रूप से सक्रियता है तो उसे 2 अंक मिलेगा। इसी प्रकार से पल्स की मैं बात करूं, पल्स बीट जो धड़कन जो होता है बिल्कुल अगर नहीं है तो 0 मिलेगा, अनुपस्थित होगा। हम जानते हैं अगर 100 प्रति मिनट से अगर कम है तो वह जो है 1 होगा, क्योंकि बच्चा में पल्स ज़्यादा होता है। तो बच्चा में पल्स ज़्यादा होने का मतलब है कि 100 से ऊपर होगा, 100 से ऊपर होगा तभी ठीक होगा। तो 100 से अगर कम है तो मीडियम में है, 1 मिलेगा। 100 से अधिक अगर पल्स है मतलब बिल्कुल ठीक है तो 2 मिल जाएगा, ओके। ग्रीमेस यानी रिफ्लेक्स प्रतिवर्त का बात करेगा। प्रतिवर्त बेसिकली रिस्पॉन्स को बताता है। तो अगर बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो 0 मिलेगा। अगर बच्चा हल्का प्रतिक्रिया कर रहा है तो 1 मिलेगा। अगर बच्चा पूर्ण प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसे 2 अंक मिल जाएगा। तो बेसिकली ग्रीमेस रिफ्लेक्स जो है रिस्पॉन्स को बताता है कि बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एप्रियंस यानी स्किन कलर को पता करते हैं। चूँकि जन्म के समय बच्चा का शरीर हल्का लगभग पिंक टाइप से होता है। तो अगर मान गए बच्चा ठीक ढंग से अगर ऑक्सीजन नहीं कर रहा होगा, श्वसन नहीं ले पा रहा होगा तो ऑक्सीजन का कमी होगा और उस स्थिति में शरीर नीला पड़ता है। तो हमें अगर एप्रियंस मापना है तो अगर 0 कब देते हैं, 0 हम तब देंगे जब शरीर बिल्कुल पीला या नीला हो। पीला मतलब बिल्कुल बच्चा में हाई लेवल का जॉन्डिस है, ठीक है। नीला मतलब बिल्कुल बच्चा में श्वसन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये दोनों जो है आपके गड़बड़ सिचुएशन है तो 0 मिलेंगे, ठीक है। 1 अंक का मतलब मैंने बताया कि भाई मध्यम को बताता है। तो मध्यम मतलब जो गुलाबी बॉडी होना चाहिए उसमें कुछ गुलाबी होगा और कुछ जो है नीला होगा, मध्यम है, ठीक है, इसलिए 1 मिलेगा। और पूर्ण रूप से अगर बॉडी का कलर सही होगा मतलब गुलाबी शरीर होगा तो उसे 2 अंक मिल जाएगा, ओके। आगे मैं बात करूँ रिस्पायरेशन, श्वसन की। तो श्वसन में सिंपल सी बात है, अगर बच्चा बिल्कुल श्वसन नहीं कर रहा है, अनुपस्थित है तो 0। अगर बच्चा में बिल्कुल जो है नहीं करके हल्का सा कर रहा है रिस्पायरेशन, श्वसन कर रहा है तो हल्का मध्यम वाला में 1 मिलेगा। अगर रिस्पायरेशन बिल्कुल ठीक होगा तो बच्चा जन्म के बाद चिल्लाने लगता है, रोने लगता है तो वह 2 अंक मिलेगा, ठीक है। श्वसन बच्चा नहीं करता है तो वो नहीं रोता है, एक बात समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होता है। तो ये जो है अपगार का 5 सिस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं, अपगार का ये आप लोग देख लीजिएगा, PDF सारा के सारा मैं वेबसाइट पर डाल रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे अपगार क्या है बता दिए, अपगार किसने दिया बता दिए, अपगार चार्ट बता दिए। अब हम पढ़ेंगे अपगार स्कोर का पूरा रूप। पूरा रूप अभी मैंने बता दिया। ए मतलब होता है एप्रियंस यानी रंग, त्वचा, ठीक है। ए मतलब एप्रियंस, रंग या त्वचा। अब ये ए को यहाँ ले आइए या इस ए को यहाँ ले आइए, बात वही है, ठीक है ना। पी मतलब पल्स, हृदय गति, नाड़ी दर। जी ग्रीमेस यानी प्रतिवर्त, प्रतिक्रिया। ए एक्टिविटी, सक्रियता या मांसपेशीय टोन। आर मतलब रिस्पायरेशन, सांस लेने का दर और प्रयास।
जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपगार, अब आपको मन में सवाल आता होगा कि भाई ठीक है, जन्म के बाद जो है अपगार स्कोर लिया जाता है बच्चे के स्थिति चेक करने के लिए, तो आखिर ये कब लेंगे? जन्म के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कब लेंगे? तो देखिए, जन्म के तुरंत बाद 1 मिनट के बाद ये हम अपगार चार्ट बनाते हैं, मूल्यांकन करते हैं। 1 मिनट, जन्म के 5 मिनट बाद, ये 2 है। 1 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट के बाद करते हैं। ज़रूरी हो तो आप 10 मिनट पर फिर से आप जो है चार्ट बना सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। बेसिकली जन्म के बाद इमीडिएट केयर में मूल्यांकन में आपका अपगार चार्ट आता है, क्योंकि ये जन्म के तुरंत बाद 1 मिनट, 5 मिनट के बाद ये लिया जाता है अपगार चार्ट में। ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूँ अपगार स्कोर का क्या विशेषता है। भाई सब चीज़ का अपना विशेषता होता है, तो अपगार स्कोर का चार्ट का भी विशेषता है। देखिए, यह शिशु के जन्म के समय तत्काल स्थिति को आकलन करने का एक सरल और तेज तरीका है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया समझ गए होंगे। अपगार स्कोर का विशेषता यही है कि यह आसानी से, सरल तरीके से जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चे की स्थिति के आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह दीर्घकालीन स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता या भविष्य की क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं है। अपगार चार्ट कोई पूर्वानुमान नहीं करता है। ठीक है, बस यह बेसिकली स्थिति को परखता है। तो आप ये मत समझिए कि अपगार स्कोर अगर हम जन्म के समय अगर चेक कर लिए तो वह जो है जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यह डॉक्टर और नर्सों को यह तय करने में मदद करता है कि शिशु को विशेष देखभाल की आवश्यकता है या नहीं। अब आप पढ़े हैं तो उसमें समझ गए होंगे कि बच्चा को अगर 0-0 मिलता रहेगा, मतलब बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्स, तो डॉक्टर की आवश्यकता है देखभाल का। अगर 1-1 मध्यम है, उसमें भी देखभाल की आवश्यकता है। अगर उत्तम होगा, 2-2 सब होगा, ठीक होगा, तो कोई आवश्यकता नहीं है देखभाल की डॉक्टर का। तो ये अपगार स्कोर तय करवाता है कि डॉक्टर की आवश्यकता है या नहीं है, देखभाल की, इमीडिएट देखभाल की ज़रूरत है या नहीं है। बात को समझ गए। अब एक क्वेश्चन आता है आपका, अपगार चार्ट को तो डिटेल में एक पूछता है 5 नंबर में, तो मैंने बता दिया, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा इमीडिएट केयर। ठीक है ना। इमीडिएट केयर मतलब न्यू बॉर्न, जो बच्चा नए जन्म लेते हैं, जो उसके जन्म के बाद तत्काल देखभाल में क्या क्या कर सकते हैं। इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी आफ्टर बर्थ पूछता है। तो जन्म के बाद तुरंत देखभाल इमीडिएट केयर में कैसे कैसे कौन कौन से चीज़ शामिल होता है, चलिए देखते हैं। इमीडिएट केयर में पहला होता है तत्काल मूल्यांकन, इमीडिएट असेसमेंट। अब इमीडिएट असेसमेंट में मैंने आपको बता रखा है कि भाई जन्म के तुरंत बाद शिशु की अपगार स्कोरिंग के माध्यम से शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चा जैसे जन्म लेता है ना, तो सबसे पहले उसके अपगार चार्ट का ही जो है आकलन किया जाता है, अपगार चार्ट ही तैयार किया जाता है कि बच्चा जो है किस स्थिति में है। बच्चा जो है ठीक है तो अपगार स्कोर में सब चीज़ उत्तम होगा। तो आकलन करने का सबसे महत्वपूर्ण और सरल पहला स्टेप जो होता है इमीडिएट केयर में, कि हम ये जान ले इमीडिएट केयर में हमें कैसे तय करेंगे कि बच्चा को जल्दी देखभाल प्रदान करना है। तो जल्दी देखभाल प्रदान करना है, अपगार स्कोर ही बताएगा कि बच्चा को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके लिए पहला इमीडिएट असेसमेंट ज़रूरी है, जो अपगार स्कोर के थ्रू होता है। ठीक है। अब अपगार स्कोर में मैंने आपको बता दिया 1 मिनट और 5 मिनट पर जो है लिया जाता है। इसमें 5 घटक होता है। तो अपगार स्कोर के बारे में आप बता दीजिएगा। रंग, अपीयरेंस, नाड़ी, पल्स, रिफ्लेक्स, ग्रीमेस, एक्टिविटी, गतिविधि, रिस्पायरेशन, सांस, ये 5 तत्व है जो कि मैंने आपको बता दिया। अपगार पढ़ा ही दिया है। तो इमीडिएट जो असेसमेंट होता है, मतलब तत्काल देखभाल में पहला स्टेप जो होता है वह तत्काल असेसमेंट का होता है। इमीडिएट, बच्चा जैसे ही जन्म ले तो इमीडिएट केयर शुरू हो जाता है। अब इमीडिएट केयर के अंदर ही पहला स्टेप होता है कि जल्दी से बच्चे के हम आकलन करें शारीरिक स्थिति का। तो शारीरिक स्थिति के आकलन में जो होता है पहला, वो स्कोरिंग होता है, अपगार स्कोर तैयार करना है, अपगार चार्ट तैयार करना है। और हम रंग देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, रिफ्लेक्स देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं, सांस देखते हैं बच्चा में। और जब हम देख लेते हैं तो हम जो है अंक जो है क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। और जो है फिक्स करने के बाद जो है हम उसे फिक्स कर लेते हैं, और फिक्स करने के बाद हम स्कोर को ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि जो है बच्चा किस स्थिति में है। दूसरी चीज़ें, जब बच्चा अगर आपका योग 5 अंकों का योग देने के बाद हम जोड़ते हैं, और अगर 7 से 10 के बीच में अगर अंक आ रहा है
तो हम समझते हैं कि बच्चा बिल्कुल उत्तम स्थिति में है, शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक है और उससे जो है आवश्यक एक्स्ट्रा देखभाल की ज़रूरत नहीं है, इमीडिएट केयर की ज़रूरत नहीं है। जब 7 से 10 के बीच में इन पाँचों को ऐड करने पर आपको मिल जाता है तो ओके। अभी मैंने आपको बता दिया स्कोर 7 से 10 है आ रहा है मतलब एकदम समान है। स्कोर अगर 4 से 6 के बीच आ रहा है मतलब बच्चा की आवश्यकता है लेकिन मध्यम स्थिति में है। और स्कोर अगर 0 से 3 के बीच में आ रहा है मतलब बच्चा बिल्कुल गंभीर स्थिति में है, उसे तुरंत इंटरवेंट की ज़रूरत है, तुरंत हस्तक्षेप की ज़रूरत है डॉक्टर और नर्स के द्वारा, क्योंकि वह क्रिटिकल सिचुएशन में है, उसे काफ़ी सारे समस्या है तो उसे तुरंत इमीडिएट केयर की आवश्यकता होती है जब 0 से 3 के बीच में आ जाए तो। बात समझ रहे हैं? 4 से 6 के बीच में भी आवश्यकता होता है, ठीक है, लेकिन बच्चा सर्वाइवल होता है, वह सर्वाइव कर रहा है जीवन में, लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल नहीं होता है, ये सर्वाइव नहीं कर रहा है वातावरण में, तो इसे तुरंत ज़रूरत होता है। और 7 से 10 वाला तो पूर्ण रूप से सर्वाइव कर रहा है, उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे एक और चीज़ है, देख लीजिए इमीडिएट केयर स्टेप। अब दूसरा स्टेप मैंने आपको बता दिया, पहला जो मैंने बता दिया कि भाई पहले आकलन करेंगे, दूसरा होता है अब तत्काल देखभाल के अलग अलग चरण है, ठीक है ना। अब जब हम आकलन कर लिए कि हाँ बच्चा जो है मतलब ठीक है या नहीं ठीक है या ज़रूरत है ट्रीटमेंट का, तो अब दूसरा स्टेप आता है कि भाई अब हम क्या क्या करेंगे इमीडिएट केयर में। तो इमीडिएट केयर में पहला जो हम सबसे पहला काम करते हैं कि वो होता है आपका, मैं बता पहला जो सबसे पहला स्टेप होता है देखभाल में इमीडिएट केयर में वो होता है आपका ABC पैटर्न को सबसे पहले हमें चालू करना है, सही करना है, ठीक है। ए मतलब एयर वे, वायु मार्ग साफ करना। बच्चा को मान गए गले में या जो हवा की पाइप है जहाँ से श्वसन कर सकता है वहाँ उसके गले में कुछ फंसा हो, जन्म के बाद बहुत सारे पदार्थ लगा होता है, वह सही से नहीं साफ़ हुआ हो तो वायु मार्ग जाम हो गया हो तो बच्चा श्वसन नहीं कर रहा होगा। तो पहले हम उसके वायु मार्ग को क्या करेंगे, साफ करेंगे, जिसमें शिशु के सिर को नीचे और जो है यहाँ पे पेट की मुद्रा में रखा जाता है। मुंह और नाक से सांस मार्ग की सफाई की जाती है, ठीक है। देखिए आप लोग देखते होइएगा अस्पताल में बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ सेकंड के लिए जो है उसको जो है क्या किया जाता है, पैर पकड़ के और उसे उल्टा जो है टांगा जाता है। क्यों टांगा जाता है? ताकि जो उसके सिक्रेशन अगर गले में कोई हो, फंसा हो, तो वह वायु मार्ग से बाहर निकल जाए, ठीक है, और बच्चा श्वसन करने लगे। उसको देखते होइएगा हार्ट को थपथपाया जाता है, छाती को, ताकि उसका जो फेफड़ा है वह एक्टिव हो, काम करने लगे, ठीक है। तो ये सब वायु मार्ग साफ करने के लिए प्रोसेस होता है, ठीक है, जहाँ पे सिर को नीचे रखा जाता है, मुंह और नाक से जो श्वसन मार्ग है, सांस के मार्ग है, उससे सफाई सक्शन की जाती है, ठीक है, बढ़िया से, ताकि वायु मार्ग क्लियर हो जाए, बच्चा श्वसन की क्रिया शुरू कर दे। पहला पॉइंट। दूसरा, अब ब्रीदिंग होता है, सांस लेना। अब सांस लेने में, ब्रीदिंग में यदि शिशु खुद से सांस नहीं ले रहा हो तो उसे जो है हम लोग क्या करेंगे, तत्काल एस्टिमुलेशन जैसे पीठ थपथपाना दिया जाता है। तत्काल उसे क्या करेंगे, हम एस्टिमुलेट करते हैं, फेफड़ों की तरफ या पीछे से बैक साइड में थपथपाते हैं, ठीक है, ताकि जो उसे ब्रीदिंग पैटर्न है उसे बन सके। आवश्यकता पड़ने पर रिससिटेशन या बैग ऑफ मास्क वेंटिलेशन किया जाता है। बैग ऑफ मास्क समझते हैं ना, कि यह एम्बू बैग की तरह जो है बैग होता है, जहाँ पे बच्चे को क्या करते हैं कि एक बैलून टाइप से होता है, उसमें हम उसको क्या करते हैं, दबा दबा के उसको जो है मुंह में श्वसन को भरते हैं, ठीक है। तो ये बैग ऑफ मास्क वेंटिलेशन बच्चे को देते हैं, श्वसन अगर ठीक ढंग से खुद से नहीं कर रहा हो तो, समझ गए। तो ये सब प्रोसेस हम सांस को बनाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, बच्चा अगर खुद से सांस नहीं ले रहा हो तो उसे हम तत्काल जो है एस्टिमुलेट करते हैं। एस्टिमुलेट करने के लिए पीठ थपथपाते हैं, सामने से चेस्ट को हल्का सा थपथपाते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद आवश्यकता अगर पड़े तो उसे हम जो है बैग मास्क वेंटिलेशन प्रदान करते हैं, जो एक इक्विपमेंट होता है जो आराम से जो है कहीं भी आप उसे ले जा सकते हैं। वह एक बैग होता है और उसमें एक मास्क लगा होता है जो क्या करता है, बैग फुलाने पर, दाबने पर बच्चा जो है श्वसन कर पाता है, ठीक है। उसे मुंह के जरिए या नाक के जरिए अंदर हवा जाता है जिससे वो श्वसन कर पाए, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग के लिए हो गया। आगे जो हम काम करते हैं वह ABC में C होता है, यानी सर्कुलेशन, रक्त संचार या नाड़ी की जांच करते हैं।
रक्त संचार बनाने के लिए ब्लड प्रेशर पल्स की जांच की जाती है। नाड़ी बहुत धीमी, अगर 60 ब्रेथ पर मिनट होने पर सीपीआर की ज़रूरत जो है आपको पड़ती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में हम लोग रखते हैं और सर्कुलेशन को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पे, अब आगे जो पॉइंट आता है वह है यहाँ पे तापमान बनाए रखना। जन्म के बाद चूँकि बच्चा माँ के गर्भ से निकला है तो उसे आवश्यक तापमान मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। गर्भ से निकलने के बाद अचानक से बॉडी का टेम्परेचर बच्चा का गिर जाता है तो उसके लिए हम उसे सूखे गर्म तौलिए में लपेटते हैं। माँ से स्किन टू स्किन जो है यानी छाती से छाती सटाकर माँ अपने बच्चे को रखती है ताकि उसे गर्माहट मिल सके। हीटर या रेडिएंट वार्मर का उपयोग किया जा सकता है जो बच्चे को आवश्यक तापमान प्रदान कर सके। बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि माँ के गर्भ में था तो वहाँ पे उसे जो 9 महीने तक जो आवश्यक तापमान मिलना था वो मिल रहा था, लेकिन बाहर आने के बाद वह तापमान उसे अचानक से नहीं मिलेगा, गिरने लगेगा, तापमान गिर जाता है। तो उस तापमान को नॉर्मल बनाने के लिए सूखे गर्म तौलिए कंबल में लपेटते हैं। स्किन टू स्किन जो है हम उससे संपर्क दे सकते हैं। हीटर या रेडिएंट वार्मर का उपयोग रूम में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है तापमान बनाए रखने के लिए काम होता है। आगे है कोर्ड केयर, नाभि की नाल की देखभाल। अब नाल को बांधकर क्लैंप काटा जाता है। नाल के कटे स्थान को साफ और सूखा रखा जाता है, क्यों? ताकि वह इन्फेक्शन नाल के माध्यम से न हो। तो कोर्ड क्लैंप किया जाता है, कोर्ड का केयर देखभाल किया जाता है, क्योंकि कोर्ड जो काटते हैं वहाँ से इन्फेक्शन होने का संभावना ज़्यादा होता है। नाभि नाल जिसे बोलते हैं ना, जो माँ के प्लेसेंटा से लगा होता है, तो उसको काटा जाता, अलग किया जाता है, तभी तो बच्चा अलग हो पाएगा माँ से ना। तो उस कोर्ड को काटा जाता है, ठीक है। लगभग 3 से 5 इंच के जो है दूरी पर रख कर काटा जाता है और उसे जो है बांध दिया जाता है। और जो जगह काटा हुआ है वहाँ पे सूखा रखा जाता है ताकि नमी से इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए नाभि नाल की देखभाल ज़रूरी होती है। आगे देखभाल में पहचान काफ़ी ज़रूरी होता है। शिशु के पहचान के लिए आईडी टैग करते हैं, दोनों पैर हाथ में लगाया जाता है ताकि जिसका बच्चा है उसे पहचाना जा सके, क्योंकि अस्पताल में बहुत सारे बच्चे होते हैं और बच्चे को अगर माँ से दूर कहीं देखभाल के लिए ले गया हो तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे का जो है मिक्स होने का संभावना है। तो इसलिए टैग लगा दिया जाता है कि हाँ ये इसका माँ है, इसका फादर ये है, और ऐसे करके टैग लगा के ये भी एक देखभाल के अंदर आता है, इमीडिएट केयर के अंदर, ठीक है। अब देखभाल के अंदर एक और महत्वपूर्ण कुछ आवश्यक देखभाल और भी होते हैं। जैसे मैंने स्किन टू स्किन केयर तो बता ही दिया। स्किन टू स्किन क्यों ज़रूरी है? शिशु को गर्मी मिलती है, दिल की धड़कन और श्वसन नॉर्मल होता है, स्तनपान में सहायता मिलता है। तो स्किन टू स्किन प्रारंभिक देखभाल में ज़रूरी है, ठीक है। देखिए ये प्रारंभिक देखभाल है, इमीडिएट केयर में वो सब चीज़ें था जो मैंने ऊपर बताया, लेकिन ये भी देखभाल का ही हिस्सा है इमीडिएट में ही। लेकिन इमीडिएट में जो था देखभाल में वो मैंने बता दिया, जहाँ पहले ज़रूरी था वो इमीडिएट में, लेकिन ये सभी देखभाल में ज़रूरी है, लेकिन पहले इमीडिएट केयर होगा देन उसके बाद ये सब देखभाल होगा, ठीक है। क्योंकि इमीडिएट केयर है, पहले जीवन बचाना है ना, उसके बाद तो ये सारा देखभाल होता ही रहेगा। अब स्किन टू स्किन के बाद आता है इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान। स्तनपान जन्म के पहले 1 घंटे के भीतर शुरू करना चाहिए, यानी जब बच्चा जन्म ले तो 1 घंटे तक के अंदर में शुरू कर देना चाहिए स्तनपान। माँ का जो पहला दूध कोलोस्ट्रम होता है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चे में इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसलिए 1 घंटे के अंदर ये शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद देखभाल में विटामिन के का इंजेक्शन जो है लगाया जाता है। शिशु को रक्तस्राव बचाने के लिए विटामिन के 1 mg का इंजेक्शन दी जाती है, ध्यान रखिएगा। ये सब जो क्वेश्चन है 1 mg का देते हैं, विटामिन के देते हैं, कोलोस्ट्रम क्यों ज़रूरी है, कब जो है मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए जन्म के बाद, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। उसके बाद आता है आई केयर। देखिए अब बच्चा जन्म लेता है तो वह जो जिस रास्ते से जन्म लेता है काफ़ी इन्फेक्शन हो सकता है वहाँ पे, तो आई केयर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नियोनेंटल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, बच्चे में जो आँखों का संक्रमण हो सकता है, तो इसके लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आँखों की देखभाल करना ज़रूरी होता है। उसके बाद शिशु का वजन लेते हैं, लंबाई मापते हैं, सिर की परिधि मापी जाती है, और ये सब आवश्यक और इम्पोर्टेंट है। बात समझ गए? तो ये सब
इसेंशियल केयर है, लेकिन ये इमीडिएट के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण, पहला तो आकलन था, अपरार के साथ आकलन कर लेंगे। आकलन के बाद जो भी इमीडिएट केयर में जो करना होगा वो चीज़ करेंगे, जो कि मैंने ABC से लेकर बता दिया। और उसके बाद कुछ इसेंशियल देखभाल है जो अर्ली होता है, जो प्रारंभिक देखभाल होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे होता है समाप्त। हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।